चलो आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 8 का डिस्कशन पेपर। तो इसमें पहला क्वेश्चन था कि नेम 3 मेजर इशू इन द फील्ड ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। तो एनर्जी मैनेजमेंट इसमें क्या लिखा है, मेजर इशू है, जो प्रमुख थे। 3 मुद्दों के नाम लिखिए। ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रमुख 3 मुद्दों के नाम लिखिए। तो पहला यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये बात है कि पहला इशू, सबसे जो इशू है मैनेजमेंट का, वो कौन सा है। तो पहला है कि हम आज भी अपना एनर्जी का, यानी जो पेट्रोलियम वगैरह है उसका कितना 84% कहाँ से कंज्यूम करते हैं, यानी एक्सपोर्ट करते हैं। और गैस का कितना, लगभग 56%। ठीक। तो पहला इशू क्या है कि हमारी विदेशों पर निर्भरता। ठीक। आप लोगों ने अलग अलग लिखा होगा, लेकिन पहला पॉइंट क्या आना चाहिए आपका, ठीक, कि हमारी जो ऊर्जा की, अधिकतर ऊर्जा की जो आपूर्ति के लिए हम विदेशों पर निर्भर हैं, पहला। दूसरा यहाँ पे पॉइंट, इसीलिए हमने पहला क्वेश्चन दिया था। दूसरा पॉइंट, सबसे मेजर इशू क्या है कि अधिकतर हम आज भी अपनी जो परंपरागत या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे हम आधारित हैं। तो अधिकतर हमारा लगभग 2/3 भाग किस पे आज भी निर्भर है, परंपरागत, ठीक है, या गैर नवीनीकरण पर हम आज डिपेंडेड हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट जो बता देगा तो उसके लिए हमारी जो एनर्जी एफिशिएंसी है, दक्षता है, वो हम सबसे लो में आते हैं। ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए अपने। और जो इस प्रकार का लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है 3 मार्क का, और जो इस प्रकार का लिखेगा निश्चित उसको कॉपी चेक करने वाले पर निश्चित इफेक्ट पड़ेगा। सबने लिखा होगा, ऐसा कोई भी यानी स्टूडेंट नहीं रहेगा कि जो एनर्जी के क्षेत्र के इशू नहीं लिखेगा, लेकिन लिखने का अंतर है। क्या ऊर्जा संकट, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो मेजर हैं वो है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सिंपल है, सौभाग्य योजना। तो इसमें हमने क्या पूछा है, एम पूछा है। इसके एम क्या थे, ठीक। तो एम इसमें क्या है कि पहले नंबर तो ग्रामीण क्षेत्र में जो जिस तक अभी एनर्जी नहीं पहुंची है, उन तक एनर्जी सस्ती दरों पे पहुंचाना, और जो शहरों में जो गरीब हैं और उन तक जो विद्युत नहीं पहुंची है, उनको विद्युत कनेक्टिविटी से संपन्न करवाना। ग्रामों में, जिन ग्रामों में अभी गैर विद्युतीकरण है, उनको विद्युतीकरण, यानी उनको कनेक्टिविटी देना। और दूसरा पॉइंट था इसमें कि शहरों में जो गरीब हैं और वो गैर विद्युतीकरण, उनके घर तक अभी यानी विद्युत नहीं पहुंची है, उनको कनेक्टिविटी देना। बस, यानी 2 थे इसके, ठीक। और ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ना, सौभाग्य, यानी वो ये आया था कि इसका संबंध किससे है, किस मंत्रालय से है। चलिए नेक्स्ट है मध्य प्रदेश ऊर्जा नीति 2022 के 3 प्रावधान। और जो अभी आया था 2021 में 11 मार्क का क्वेश्चन। कितने मार्क का, 11 मार्क का क्वेश्चन आया था। अधिकतर लोगों को पता नहीं था। तो देखिए इसमें क्या क्या है, कई चीज़ है इसमें। पहला पॉइंट तो क्या है, अगर जैसे अपन को जब नहीं पता हो सीधे सीधे पॉइंट, तो पहले तो ग्रीन हाइड्रोजन पर बल दिया गया है, हाइड्रो पंप पर बल दिया गया है। यानी पहला पॉइंट तो क्या लिखेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पर बल दिया गया है। एनर्जी जो हम भंडारण करते हैं, स्टोरेज करते हैं, उसमें क्षरण हो जाता है, उस पर बल दिया गया है। और पारेषण पर विशेष बल दिया गया है, ठीक। अब इसके अलावा कुछ जो अपन को याद करने वाले पॉइंट हैं वो देख लीजिए। इसमें क्या किया गया है, 2027 तक
इनने ये कहा है अक्षय ऊर्जा का हमें 10 गीगावाट बढ़ाना है, यानी हमें अक्षय ऊर्जा कितनी उत्पादन करने यानी बढ़ानी है 2027 तक 10 गीगावाट। ठीक, और अन्य भी चीजें हैं, जैसे कि इनने ये कहा है कि अगर यदि कोई निजी व्यक्ति सरकारी जमीन पर प्लांट लगाता है तो उसके स्टंप ड्यूटी वगैरह में उसमें 50% तक की छूट दी जाएगी। ठीक, अगर कोई निजी व्यक्ति यानी सरकारी यानी वो जमीन पर अगर वो प्लांट लगाता है एनर्जी से संबंधित तो उसमें कितने % तक की छूट दी जाएगी, स्टंप पेपर पर कितने 50% तक की छूट दी जाएगी। अन्य भी बहुत हैं, उसको तैयार करना है सभी को। ठीक है, अलग अलग हैं, उसके लक्ष्य अलग अलग हैं, क्या क्या यानी उसको देख लेना, उसको याद करना है। ठीक, वैसे अगर हमको जो नहीं पता है, सबने लिख के आए थे, उसमें वही लिखा था ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाना, और पारेषण में जो क्षति होती है उसको हमें मैनेजमेंट करना, यानी अधिक से अधिक हमें ऊर्जा प्रतिस्थापन, मतलब कि जो हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर यानी जो डिपेंडेंट हैं हम उसको कहाँ पे प्रतिस्थापित करना है, नवीनीकरण यानी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, तो ये थे। इसके बाद आते हैं सीधा बायोमास एनर्जी। जो बायोमास एनर्जी है उसको कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं तुम ही लोग बताओ। पहले नंबर तो क्या, अगर जो कचरा वगैरह है उसको हम जलाकर, भस्मीकरण करके या जलाकर उससे क्या भाप बनेगी, भाप से हम टरबाइन चलाएंगे, उससे प्राप्त करेंगे। और दूसरा पॉइंट है क्या है कि जो इसमें जो कचरा वगैरह जो होता है तो उसको नमी के द्वारा हम जीवाणु क्रिया करके, तो वो जीवाणु क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो जटिल कार्बन बने हैं उसको सरल कार्बन में तोड़ते हैं, और जिससे क्या होगी, मीथेन गैस उत्पन्न होती है, और मीथेन गैस के द्वारा हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, दो लाइन में कितना, 3 लाइन में कितना, इतने ही पॉइंट लिख पाएंगे। ठीक, और भी कई हैं लेकिन मुख्य 2 है। ठीक है, हाँ, कई उससे कर सकते हैं। चलिए, इसमें नेक्स्ट है दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रेटजी। तो देखिए इसमें क्या है, जो एनर्जी की स्ट्रेटजी है उससे संबंधित 3 प्रकार की होती हैं। एक तो निष्क्रिय ऊर्जा रणनीति होती है, दूसरा अल्पकालीन होती है, और तीसरी होती है दीर्घकालीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म वाली होती है इसमें हम केवल एनर्जी की आपूर्ति ही पर बल नहीं देते हैं, यहाँ पर एनर्जी की जो सप्लाई करना है या उपलब्धता अचीव यानी वो उस पर तो बल देते ही हैं, साथ ही साथ हम उसमें ये भी देखते हैं कि पर्यावरण का क्षति तो नहीं हो रही है, और ऐसा भी नहीं है कि जो हम एनर्जी यानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं वह बहुत महंगी तो नहीं है। यानी इसमें सारे जो डायमेंशन पर बल दिया जाता है, उपलब्धता के साथ पर्यावरण ह्रास यानी के मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है, और कीमत को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें सारे और अल्पकालिक में क्या होता है, केवल अल्पकालिक में हम क्या करते हैं कि आपूर्ति पर बल देते हैं। ठीक है, एक निश्चित समय में आपूर्ति पर बल देते हैं। ठीक, जैसे कि हमने बाहर से यानी इंपोर्ट कर ली एनर्जी। ठीक, चलिए अब इसके बाद आते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे कि दीर्घकालीन रणनीति से आशय उससे है जिसमें हम केवल एनर्जी ना केवल उपलब्धता पर बल देते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर भी बल देते हैं और वहनीय कीमतों पर भी बल देते हैं, ऐसा लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है जल विद्युत, लघु जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा किस प्रकार के ऊर्जा संसाधन है। व्हाट टाइप एनर्जी रिसोर्स आर हाइड्रो पावर, स्मॉल हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर पावर। तो देखिए जो न्यूक्लियर पावर और हाइड्रो पावर ये किसके हैं, परंपरागत ट्रेडिशनल, और जो लघु जल विद्युत है ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत।
अगर दूसरे तरीके से रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में अगर जाएंगे तो इसमें फिर आ जाएगा आपका जे आ जाएगा आपका नॉन रिन्यूएबल में, और जे आ जाएगा लघु और जल विद्युत आ जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में। यानी किसी ने ऐसा भी लिख सकते हैं तो वो भी गलत नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, फेम का पूरा रूप लिखिए। इस प्रकार का इस बार भी एक कोई क्वेश्चन आया था। तो फेम क्या है? फास्टर, एडॉप्टर, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, क्या हाइब्रिड, हाँ वो बीच में हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें पूरा नाम नहीं लिखा है। तो क्या फास्ट, एडॉप्टर, एडॉप्टेशन, एडॉप्टर, मैन्युफैक्चरिंग, हाइब्रिडेशन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, और इसमें लक्ष्य रखा गया था, यानी इसके और आगे जो तो इसका फुल फॉर्म लिख के अपन छोड़ देते हो जाता, लेकिन 2022 तक 60 से 70 लाख इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उत्पादन का इसके तहत लक्ष्य रखा गया था। 60 से 70 लाख इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, उसमें 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले सभी थे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इस बार जैव ईंधन सेल पूछा गया था, उसी को जो बहुत इंपॉर्टेंट था इस पर बल दिया जा रहा है, हाइड्रोजन ईंधन सेल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सम्मिश्रण से यानी मिक्सचर से जो रासायनिक ऊर्जा को और हम विद्युत ऊर्जा में या केमिकल एनर्जी को और हम जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की विधि को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन ईंधन सेल। ठीक, देखिए देखने में जो थोड़ा सा अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में भारत की असीम संभावनाएं हैं, सिद्ध कीजिए। सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। क्यों? ये सीधा ये क्या पूछ रहा है कि हमारे इंडिया में जो संभावनाएं हैं, यानी संभावनाएं एनर्जी के क्षेत्र में, उसको लिखना है। ठीक है, और किसके लिए? अक्षय ऊर्जा, यानी इंडियन हैज immense potential in the production of renewable energy, prove it। तो इसमें क्या करना है? इसमें बस ये लिखना है कि चूंकि भारत के मध्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है और अधिकतर 300 दिन तक क्या होता है हमारे यहाँ पर, यानी हमें सोलर एनर्जी यानी सन की लाइट मिलती है। तो इस कारण से हमारे यहाँ पे असीम संभावनाएं सोलर एनर्जी की है, जो एक अक्षय ऊर्जा है। दूसरा पॉइंट पवन यानी विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में क्या होता है कि 9.4 मील पर आवर हमारे यहाँ पे औसत राष्ट्रीय विंड की यानी जो गति है। ठीक है, तो उसके कारण अधिकतर असीम संभावनाएं उसकी भी हैं, यानी सोलर एनर्जी की है, विंड एनर्जी की भी हैं। और अगर बायोमास के लिए अगर देखा जाए तो अगर एक अनुमान के अनुसार एक वर्ष में लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन जो कृषि के क्षेत्र से जो अवशिष्ट उत्पन्न होता है, और फिर इसके बाद औद्योगिक अपशिष्ट, शहरों का अपशिष्ट, इनसे बायो एनर्जी के लिए असीम संभावनाएं हैं। ओटेक एनर्जी जानते हैं कितनी संभावनाएं हैं? 1,80,000 मेगावाट या 180 गीगावाट की संभावना है ओटेक एनर्जी की, और 9 से 12 गीगावाट है आपकी टाइडल की। ठीक है, तो इस प्रकार अक्षय ऊर्जा की और लगभग कितने 340 जो जियोथर्मल सेंटर की अपन ने खोज कर ली है। तो जियोथर्मल एनर्जी की भी असीम संभावना है। इसको 3-4 को लेके और फिर कर देना था कि इस प्रकार भारत में इसकी जो अक्षय ऊर्जा है इसकी असीम संभावना है। ठीक, क्लियर? ऐसे 3-4 पॉइंट देके
जितने आपके उसमें आंसर में आते, लेकिन पहले सोलर लिखेंगे, फिर विंड लिखेंगे, फिर समुद्रीय ऊर्जा ओटेक एनर्जी, ठीक, फिर इसके बाद लिखेंगे जियोथर्मल, और फिर ठीक 4-5 लिख दीजिए, ऐसा लगे कि अच्छा लगे उसमें, और उसको नीचे कंक्लूजन कर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना जरूरी होता है। चलिए अब इसकी बात आते हैं, कमेंट ऑन द नेशनल हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो जी आया कब था नेशनल हाइड्रोजन मिशन? नवंबर 2020 में लाया गया था। नहीं 20 में आया था नवंबर, वो कहीं कहीं अलग अलग लिखा है, लेकिन 20 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, 22 में नहीं आया। वो तुम जो कह रहे हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की बात कर रहा है। ठीक है, और इसके तहत क्या किया जाए, यानी इस पर क्या, इसके क्या क्या लक्ष्य थे? इसमें पहले नंबर तो हम कि ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें प्रावधान भी थे अलग अलग कि 2035 तक, पहले पॉइंट लिख लेते हैं, बाकी तो सब लोग लिख लेंगे। 2035 तक प्रत्येक जो प्रमुख पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन और अमोनिया भरने की क्षमता हमें प्राप्त करनी है। कहाँ पर? 2035 तक जितने भी प्रमुख पोर्ट हैं उन पर हमें हाइड्रोजन और अमोनिया के भरने की क्षमता प्राप्त करनी है 2035 तक। फिर इसके बाद एक और 2 पॉइंट है, हाँ 2030 तक 100 मेट्रिक टन, यानी मिलियन मेट्रिक टन क्या होगा कि जो 2030 तक विश्व में लगभग जो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा कितना? 100 मिलियन मेट्रिक टन। तो उसमें हमारा कितना परसेंटेज होना चाहिए? लगभग 10% होना चाहिए, यानी 90% अन्य देश करेंगे 2030 तक, और बाकी 10% उसमें योगदान किसका हो? इंडिया का। अब नेक्स्ट निर्यात में भी भारत का, यानी जो ग्रीन हाइड्रोजन जो निर्यात में भी भारत का अहम योगदान हो। ठीक, 3 पॉइंट इसको दे देंगे, बाकी फिर ठीक है कि हम यानी इसको हम क्या कहते हैं, भविष्य की एनर्जी। ठीक है, तो बाकी पॉइंट तो आप लोग लिख ही लेंगे। इस प्रकार जो वर्तमान में हम अक्षय ऊर्जा पर विशेष बल दे रहे हैं, और हाइड्रोजन ऐसा है कि जिससे कि जो ना तो पर्यावरण एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है और ना इसका कोई साइड इफेक्ट होता है, और इसके उत्पाद में क्या निकलता है? जल निकलता है। ठीक, तो इस कारण से यह जो हमारे जो भारत के आत्मनिर्भर में अहम सहयोग देगा। इस प्रकार उसका कंक्लूजन कर देना। 3 पॉइंट लेकिन लिखना पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपका क्या हो जाएगा? हवाई हो जाएगा। ठीक, पहला पॉइंट फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या रहेगा कि 2035 तक यानी प्रत्येक जो बंदरगाह हैं, प्रमुख बंदरगाह, उन पर हाइड्रोजन और अमोनिया भरने की हमें कैपेसिटी प्राप्त करनी है। दूसरा पॉइंट कि 2030 तक यानी जो विश्व में कितने में, यानी 100 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा, जिसमें से भारत कितना उत्पादन करेगा? 10 मिलियन मेट्रिक टन, यानी मतलब 10% भारत करेगा, निर्यात में अहम योगदान देगा। ठीक है, बाकी कमेंट लिखना है कि यह हमारी जो आत्मनिर्भरता है, हमें दूसरे देशों पर निर्भर हैं, तो उससे हम क्या करेंगे कि इस मिशन से हमें क्या होगा कि हम आत्मनिर्भरता जो 2047 में हमें भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया है, उसमें हमें सहायता करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2000
एक के तहत 2002 में BEE की स्थापना की गई थी और जिसके प्रमुख उद्देश्य थे, पहला पॉइंट कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना, जो हमारे सबसे लो है उसको बढ़ाना, यानी एनर्जी इफिशिएंसी को बढ़ावा देना, और उसके साथ क्या करेगा कि जो ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में क्या करेगा कि रिसर्च को बढ़ावा देगा, शोध और रिसर्च वगैरह को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट पॉइंट कि इसको एजुकेशन में जुड़वाएगा और इसके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा और जागरूकता बढ़ाएगा। इफिशिएंसी के क्षेत्र में क्या करेगी, जागरूकता बढ़ाएगा। और क्या करेगा कि जो विभिन्न जो व्हीकल हैं उनके मानक स्टैंडर्ड का और उनके लेवलों का निर्धारण करेगा, मानकों का विभिन्न उपकरणों के मानकों का निर्धारण करेगा। जो हरित ग्रीन बिल्डिंग हैं उनकी जो संहिता का निर्धारण करेगा, उनका निर्माण करेगा। ठीक, इतने पॉइंट बहुत हैं, लिखा है सभी ने इसी प्रकार का लिखा है कि नहीं लिखा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में ओशियन एनर्जी, थ्रो लाइट ऑन ओशियन एनर्जी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। भारत के परिप्रेक्ष्य में समुद्रीय ऊर्जा पर प्रकाश डालिए। तो जी बताइए समुद्रीय ऊर्जा कितने प्रकार की है? पहले नंबर 4, वो धारा एनर्जी भी हो जुड़ गई ना, वैसे 3 होती है। पहले नंबर टाइड, पहले नंबर तो ओशियन ओटेक एनर्जी पहला, फिर दूसरा टाइडल एनर्जी और तीसरा होती है वेव एनर्जी, 3। और अब वर्तमान में वो धारा एनर्जी भी की उसका, लेकिन अभी तक कोई प्लांट नहीं लगा। ठीक, तो 3 मुख्य हैं। ओटेक एनर्जी के बारे में देखें, कुलशेखरपट्टनम में, तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में, कुलशेखर के मुड्डपम में 100 मेगावाट का विश्व का पहला ओटेक एनर्जी का प्लांट लगाया गया, पहला। ठीक है, तो एक हो जाएगा। दूसरा आपका आता है टाइडल एनर्जी में जो भारत में लगभग जो बे ऑफ खंबात वहाँ पर जो एफिशिएंसी है, क्षमता है उत्पन्न करने की, वो 7000 मेगावाट की है। ठीक है, और भावनगर में उसका प्लांट लगाया गया है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी क्षमता है 2000 मेगावाट की, वो है आपकी कच्छ के रन में। तीसरी है 1200 मेगावाट की, वो है आपकी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में दुर्ग दुआनी क्रीक जो वहाँ पर है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी में भी है कुछ। तो टोटल हमारी जो संभावना है टाइडल एनर्जी की, वो लगभग 12,000 या 12 गीगावाट या 12,000 मेगावाट है। ठीक, चलिए इसके बाद अब आते हैं वेव एनर्जी। तो पहला अपन लगा था 150 मेगावाट का विजिंगम में, केरल में। दूसरा मूस पॉइंट अंडमान निकोबार में, और थान गेसरी केरल में एक और लगाया गया है ना। तो ऐसे 3 पॉइंट हैं। ठीक, इस प्रकार इनको लिखना था। और फिर कंक्लूजन में लिख देंगे कि भारत का यानी लगभग 7,500 किलोमीटर कोस्टल है और इतना EEZ वगैरह है। इसके आधार पर जो समुद्रीय एनर्जी के उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। ठीक, उसको अपन लिख देंगे कंक्लूजन में। ठीक, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। ठीक, क्या है, ऊर्जा सुरक्षा और जैव ईंधन कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, ऊर्जा सुरक्षा क्या कहलाती है, ऊर्जा ईंधन। ठीक है, 2 हैं। ठीक, ऊर्जा सुरक्षा सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और बायोफ्यूल। एनर्जी सिक्योरिटी कब होगी, हम ऊर्जा यानी से सुरक्षित कब होंगे ऊर्जा के क्षेत्र में, जब हमारे पास उपलब्धता होगी। ठीक है, उपलब्धता तो हो, लेकिन ऐसी उपलब्धता ना हो कि हमें अपने घर बेचना पड़े। ठीक है, या फिर यानी जो जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंज्यूमर ही बिक जाए। ठीक है, तो वहनीय कीमत होना चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए, वहनीय
कीमत होना चाहिए, उपलब्धता होना चाहिए, और सबकी यानी वहनीय कीमत, उपलब्धता, एक और पहुंच, वहनीय कीमत, हाँ उपलब्धता, पहुंच और वहनीय कीमत, तीन होना चाहिए। अगर तीनों है तो क्या है, हम ऊर्जा से सुरक्षित हैं। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे आता है, ऊर्जा स्वतंत्रता। ठीक है, ऊर्जा स्वतंत्रता, एनर्जी यानी जो स्वतंत्रता होती है, यदि हम अपनी जो ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हम किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं हैं, तो हम क्या हैं, ऊर्जा स्वतंत्रता। ऊर्जा की दृष्टि से हम स्वतंत्र हैं यानी आत्मनिर्भर हैं, और वो हमने लक्ष्य कब तक का रखा है, 2047 तक का। तो देखिए, ऊर्जा की सुरक्षा, और ऊर्जा की सुरक्षित अभी हमें है क्या, जब हम अपने यानी तेल का कितना, इतने % और गैस का लगभग इतने % बाहर से आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सुरक्षित हैं क्या, ऊर्जा सुरक्षा नहीं है। अच्छा, इसके साथ ये भी है कि उसमें ये भी होना चाहिए कि साइड इफेक्ट नहीं हो कि हमने एनर्जी तो सुरक्षा तो प्राप्त कर ली, लेकिन सारे वृक्ष का यानी काट डाले और जो जितना भी संसाधन थे वो खोद डाले। ठीक है, तो वो भी नहीं, वो भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम जब इसके लिए सुरक्षित नहीं है, दूसरा जैव ईंधन क्या होते हैं, जो जैविक पदार्थों से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे बताऊं क्या, जैसे कि जो बायोमास यानी जो कचरा वगैरह है। दूसरा क्या होगा इसमें, एथेनॉल, चाहे वो गन्ने के रस से हो, गन्ने के रस से हो, चाहे वो सड़ा हुआ आलू से हो, चाहे टूटे हुए चावल से हो, चाहे वह मक्के से हो। ठीक है, समझ रहे ना, चाहे वो जटरोफा से हो, ये सब इसमें किससे आएंगे, इससे। तो ये अगर जो गन्ने यानी जो, या चाहे सड़ा हुआ गेहूं हो, तो ये सब क्या करते हैं, हमारा क्या करते हैं, सड़ा हुआ आलू है तो क्या करेंगे, पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे। सड़ेंगे तो वो क्या होगा, गंध फैलेगी और क्या, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी। ठीक है, और जब हम उसका उपयोग किस में कर देंगे, एनर्जी को, यानी जो एनर्जी उत्पादन में करेंगे, जो गन्ने की खोई वगैरह और जो गन्ने का वो है, गन्ने का जो, उसका हम उपयोग किस में करेंगे, इसमें एनर्जी उत्पादन में, एथेनॉल के माध्यम से। तो क्या होगा कि एक तो हमें इससे क्या निर्भर, यानी जो इनके जो वेस्ट मटेरियल है इससे निदान मिल जाएगा। दूसरा, हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है, हमारी जो हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं, तो उसका फुलफिल हो जाएगा। तो एक दूसरे के पूरक हुए। ठीक हुए कि नहीं हुए। इसी को ध्यान में रखते हुए जो 2018 की जैव ईंधन नीति आई है, तो पहले उसमें 3 लक्ष्य हैं, वो आप लोगों को पहले मैं लिखवा चुका हूँ और बता भी चुका हूँ, तो वो आपको पूरा याद करना है। जैव ईंधन नीति या बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, उसमें 3 प्रकार के हैं। पहले नंबर हम क्या करेंगे, एथेनॉल को यानी इन पदार्थों से प्राप्त करेंगे, फिर बायोफ्यूल, और फिर बाद में उसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट आपको लिखना पड़ेंगे तब सही होगा। ठीक, चलिए, इस कारण से यह एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है, इसको ऐसा करना था, COP26 भारत द्वारा दिए गए पंचामृत के नाम लिखिए। इसको मैंने क्यों पूछा आप लोगों से, यहाँ पे पूछने का कारण भी है कुछ। इसलिए पूछा कि अगर एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम वहाँ पे डाल सकेंगे कि हमने जे अपने यानी ऐसे कदम उठाए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें कहाँ देगा, अगर सीधा सीधा आ जाएगा तो हम सीधे लिख देंगे, और वायदा भी अगर सीधे सीधे नहीं आता है तो हम इसका कहीं अन्य जो क्वेश्चन है या सॉल्यूशन है उसमें हम डाल सकेंगे। तो पहला नंबर तो सबको पता है इसमें कि 2070 तक क्या करना है, 0 कार्बन उत्सर्जन। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि 2030 तक हमें जो गैर जीवाश्म नॉन फ्यूल यानी उससे हमें एनर्जी कितनी प्राप्त करनी है, 500 गीगावाट। दूसरा पॉइंट। ठीक, तीसरा पॉइंट, 2030 तक ही हमें जो अपनी एनर्जी का 50% की आपूर्ति हमें किससे करनी है, अक्षय ऊर्जा से।
यानी अक्षय ऊर्जा से, रिन्यूएबल एनर्जी से हमें अपनी आपूर्ति करनी है। 3 हो गए। 4, जो हमें कार्बन उत्सर्जन की जो तीव्रता है अर्थव्यवस्था की, वो 2005 के स्तर तक कितने परसेंट, 2000 यानी जो इकोनॉमिक की जो कार्बन यानी उत्पादन की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, ठीक है, उसको हमें 2005 के स्तर तक कितने परसेंट कम करनी है? 45%। ठीक, एक पॉइंट और बचा। हाँ, कुल कार्बन उत्सर्जन 1 अरब टन की कमी करनी है। कार्बन उत्सर्जन में 2030 तक 1 अरब टन की कमी करनी है। 5 हो गए। अरे तो 5 ये थोड़ी याद करना है, 4 आ रहे हैं तो 4 ही लिख दीजिए, उससे काम चल जाता है। ठीक है, और इस बार 3 मार्क में आया था कि 2000 यानी कार्बन यानी उत्सर्जन 0 कब तक करना है? 2070 तक। ठीक, चलिए अब आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको करना है क्या? चलिए आप ही लोग बता दीजिए कोई। ये क्वेश्चन इसी प्रकार का है जैसा कि पॉलिटी के पेपर में आया था, लॉन्ग क्वेश्चन में डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में अंतर लिखिए। बता दीजिए पहला पॉइंट क्या है इसमें अंतर? एक यानी क्या होते हैं ये? परंपरागत समापनीय है और ये समापनीय नहीं है। ये हर जगह सर्वसुलभ नहीं है, ये सर्वसुलभ है। ठीक है, जो ये हैं ये पर्यावरण प्रदूषण यानी अवशेष छोड़ते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत अवशेष नहीं छोड़ते हैं। इनका भंडारण जटिल होता है, इनका भंडारण सरल होता है। ठीक है, इनकी भंडारण करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। फिर इसका इनका हम साइकिल चक्र में हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, साइकिल रूप में इनका हम साइकिल रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यह नवीनीकृत नहीं है और ये नवीनीकृत है, ये भी एक। ठीक है, और क्या पॉइंट? अब बस आप लिख लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, लेकिन सिंपल क्वेश्चन जो इस प्रकार का रहता है तो आप क्या करना, वहाँ पर बीच में से लाइन खींचना, एक साइड परंपरागत और दूसरे साइड अपरंपरागत लिख के, और जानते हैं कितने पॉइंट लिखना है? 7-8 पॉइंट लिखना है। यानी आपने क्या किया कि अगर जैसे इस प्रकार का लिखा और अगर 3-4 पॉइंट दिए तो जानते हो वो क्या देगा? 1.5 या 2 नंबर दे के छोड़ देगा। और जब आपने क्या किया कि उसमें जब सिंपल क्वेश्चन है तो अपन इसमें क्या स्पेसिफिकेशन क्या कर सकते हैं, उसके 7-8 पॉइंट लिख दिए अंतर, तो निश्चित ही वो 3 नंबर से कम आपको देगा नहीं, वो हो सके 3.5 नंबर भी दे दे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को ट्रेड यानी कैसे हमें करना है, मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट कैसे करना है वो ध्यान रखना चाहिए। ठीक, और ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन को हम छोड़ दें। ठीक, क्योंकि कई लोगों ने वो अंतर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में, तो जानते हो 1 पेज लिखते लिखते यानी उनके पास फिर कंटेंट खत्म हो गया था। सोचिए, समझ में आया? तो हमें इस ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है सिंपल क्वेश्चन, लेकिन नहीं छोड़ना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊर्जा उत्पादन की नवीन उभरती हुई तकनीकी कौन कौन सी हैं, विस्तार से समझाइए। व्हाट आर द न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एनर्जी प्रोडक्शन यानी एक्सप्लेन डिटेल। तो आप लोग इसमें क्या किससे शुरुआत की? यानी नवीन टेक्नोलॉजी ऐसी, यानी पहले नंबर तो इसके बारे में लिख देंगे कि नवीन उभरती तकनीकी जो वर्तमान में हमारे भविष्य की यानी ऊर्जा को, जो भावी पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम है। जिस प्रकार से फिर अपन 1-2 उदाहरण देंगे जैसे क्लॉथ रेट हो गई। ठीक, क्लॉथ रेट हो गई, ओटेक एनर्जी हो गई। ठीक,
एक दो के नाम दे दिए। अब अपन एक कंटिन्यू एक एक करके इनके बारे में एक्सप्लेन करते जाएंगे और उसको बताते जाएंगे। पहले नंबर तो क्या देंगे, पहले नंबर कौन सी, यानी पहले तो देंगे अपन, इसको दे दो अपन शैवाल एनर्जी, ठीक है, शैवाल एल्गी एनर्जी। दूसरा दे दो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है। तीसरा पॉइंट दे दो, तीसरा पॉइंट दे दो आपका कृत्रिम सूर्य या जो पोटामेक, कृत्रिम सूर्य या अंतरिक्ष नहीं संलयन की ऊर्जा यानी फिजन एनर्जी, उसमें वो पोटामेक बनाया है ना भारत ने, वो वाली, ठीक है। फिर इसके बाद एक अंतरिक्ष में एनर्जी, भारत और फ्रांस के सहयोग से अंतरिक्ष एनर्जी की भी बात हो रही है। उसमें क्या करेंगे कि हम 60-70% एनर्जी हम अंतरिक्ष में ही उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। फिर लावा एनर्जी, जो यानी जो वोल्केनो से जो लावा निकलता है उससे एनर्जी, ठीक। और लावा एनर्जी के बाद फिर हाँ, जो कचरे से फिर कचरा, फिर इसके बाद कचरे के बाद फिर भूतापीय एनर्जी भी हो जाएगी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी हो जाएगी। और फिर अन्य देते जाना कि अन्य में कौन कौन 3-4 और दे देना, ठीक है। फिर तो उसमें ये भी सोलर भी कर सकते हैं आप, ठीक ठीक। लो सल्फर डीजल एनर्जी भी होती है एक, ठीक है, लो सल्फर एनर्जी भी होती है इस प्रकार से। लेकिन शुरू में ये करना मुख्य रूप से। अच्छा, एक और मैं भूल गया, क्लॉथ रेट, जानते हो क्लॉथ रेट क्या होती है? क्लॉथ रेट क्या होती है कि जो समुद्रीय तलहटी है, यानी जो समुद्रीय तलहटी, उसमें जल के अणुओं के मध्य फंसी हुई मीथेन होती है और इसकी जो संभावना है, यानी इसकी जो मात्रा है, यानी ये अपार है, यानी जिसकी सीमा नहीं है, ठीक। तो अब ये बताओ कि 70% पे हमारा समुद्र फैला हुआ है तो कितनी होगी, उसकी सीमा नहीं है, ठीक है। तो क्लॉथ रेट, तो पहले अपन क्या लिखेंगे, पहले कौन को देंगे, ग्रीन हाइड्रोजन वाली भी दे सकते हैं क्योंकि वो भी अपार है। दूसरा क्लॉथ रेट दे देंगे, तीसरा लावा दे देंगे, चौथा शैवाल दे देंगे, इस प्रकार से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर अन्य में, और अन्य भी सोलर एनर्जी भी तो भविष्य की है ना, उसको भी तो अपन कर सकते हैं ना, नए नए तरीके से अधिक करेंगे, लेकिन नहीं कम ही देना, ठीक, क्लियर। तो इसको लिख लेंगे ना, सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक। यानी एक हेक्टेयर शैवाल से कितने गैलन, यानी वो तेल बराबर उसमें एनर्जी निकलती है, ये पॉइंट है उसमें देना पड़ेगा। 9000 गैलन प्रति हेक्टेयर, यानी 9000 गैलन तेल निकलता है 1 हेक्टेयर में जो शैवाल लगाए जाते हैं, ठीक है, देख लेना, क्लियर, ठीक। समझ में आ गया ना पहला क्वेश्चन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने अगर डाकोर मूवी देखी होगी, डाकोर, तो उससे मालूम चलेगा कि लावा एनर्जी क्या होती, ठीक। चलिए नेक्स्ट है ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संकट के निराकरण हेतु आवश्यक संकल्पना है, सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए। इज एनर्जी इफिशिएंसी एन एसेंशियल कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द एनर्जी क्राइसिस, प्रूफ दैट। ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, टफ क्वेश्चन है। वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं इस बार, तो हम लोग यानी जब लिखते बैठते तो देखिए इसमें इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। पहले तो हम एनर्जी दक्षता क्या है उसके बारे में लिखेंगे। तो यानी एनर्जी इफिशिएंसी क्या है या ऊर्जा दक्षता कि कम से कम संसाधनों या ऊर्जा का प्रयोग करके अधिक से अधिकतम कार्य करना क्या कहलाती है, वह क्रियाविधि जिसके तहत हम कम से कम ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा का उपयोग करके अधिक से अधिक कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा दक्षता या एनर्जी इफिशिएंसी कहलाती है। पहला पॉइंट हो गया। अब इसमें ऊर्जा क्राइसिस मतलब कि एनर्जी की जो आपूर्ति ना होना, चाहे यानी विद्युत के लिए हो, यानी घरेलू उपकरण के लिए हो, चाहे उद्योगों के लिए, ठीक है, यानी आपूर्ति भी ना हो, ठीक,
तो एनर्जी क्राइसिस, अब इसके निराकरण के लिए कैसे आवश्यक संकल्पना है, तो इसमें फिर लिखेंगे इसके बारे में कि भारत में जो एनर्जी दक्षता है वो सबसे यानी अधिकतर लो स्थान पर है। चाहे अब देखना कैसे कैसे उसके बारे में, कि पहले नंबर तो अगर हम देखते हैं कि हमारे जो भंडारण में लगभग 10 से 20% की भंडारण, जब एनर्जी का भंडारण करते हैं, स्टोरेज करते हैं, उसमें 10 से 20% की लगभग क्षति हो जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब हम यानी पारेषण एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें 25% से लगभग 40% यानी एनर्जी का क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन, ह्रास हो जाता है। ठीक, और समझ में और बताएं क्या। अब इसके अलावा जो हमारे एनर्जी के सोर्स हैं, जैसे कि जो परंपरागत, जैसे कोल हुआ और अन्य है, तो जो हम कोल की जो उसकी जो उत्पादन क्षमता होनी चाहिए, जितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, एनर्जी से हमें जितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए, उसके यानी 100% में से हम कितना प्राप्त कर पाते हैं। हमारी जो एनर्जी है यानी जो हमारी टेक्नोलॉजी है लगभग 40 से 45%, यानी हमारा वेस्ट कितना हो जाता है, 40 से 45%, मतलब कि 60 से यानी 55 से 60% हमारा यानी हम उसका जो यानी उचित दहन नहीं कर पाते हैं। ठीक, अब समझ में आया कि क्यों हम यानी एनर्जी एफिशिएंसी में नीचे हैं। क्या बता रहा हूं ना, कैसे हमारा जो ऊर्जा संकट से हमें निदान चाहिए है, कैसे ऊर्जा दक्षता से। ठीक है, तो वही तो लिखा है कि निराकरण हेतु की आवश्यक संकल्पना है। तो जब हम अब बताना कैसे बताऊं क्या। और जो हमारे एक और पॉइंट है कि जो हम यानी घरेलू उपकरण में, या तीसरा 2 पॉइंट कितने 3 हो गए थे 3, चतुर्थ पॉइंट क्या है कि हमारे यहाँ की जो मशीनरी है उद्योग क्षेत्र में, तो उसमें बाल बेयरिंग इतनी यानी उच्च क्वालिटी की नहीं है, तो अधिकतर जो हमारी एनर्जी का एनर्जी का ह्रास वो मशीनों में हो जाता है। ठीक है, यानी जितनी एनर्जी हो उतनी ही हम यानी अधिकतर उसका अधिकतम % वर्क में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट। और जो हमारे जो जैसे परंपरागत ऊर्जा के यानी जो लाइट के यानी घरेलू में लाइट के जो सोर्स होते हैं, जैसे बल्ब, जो परंपरागत बल्ब था तो उसमें कितने 100 वाट का बल्ब रहता था, तो उतनी ही एनर्जी यानी हमें मिलती थी। और जब हम LED का 8 या 9 वाट का बल्ब लगाए तो उससे भी उतना ही हमें प्रकाश मिल रहा है। मतलब तो हमारे क्या है, जो प्रकाश का उससे कितनी एनर्जी अपनी वेस्ट हो रही है, कितने %, लगभग 90%। वही तो है दक्षता। ठीक है, अगर वो हम यानी 100 वाट के बल्ब से हम जितना प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं, वही हम 8 या 9 वाट के बल्ब से अगर प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि जो हमारी दक्षता से हमने कितना यानी जो 8 या 9 वाट के बल्ब से हम उतना प्रकाश प्राप्त करना, वो हमारी दक्षता है। और हमारी दक्षता की कमी क्या है कि हम 100 वाट के बल्ब से उतना ही प्रकाश प्राप्त कर रहे थे। ये हमारा ड्रॉबैक है और ये हमारी अचीवमेंट है। समझ में आया। तो अब और क्या है, हमारी जो इतनी रिन्यूएबल एनर्जी है, सूर्य का प्रकाश होता है, यानी सूर्य का प्रकाश हम उसका उचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। विंड की इतनी गति है, उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अन्न में लिखेंगे ये सब, तो ये हमारी ऊर्जा दक्षता की कमी है। अब हम क्या करेंगे कि उच्च टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम पहले तो क्या करेंगे कि जो हमारे साधन हैं जैसे कोल है, तो हम उसको अधिक से अधिकतम उसका उपयोग कर सकें, जितनी उससे एनर्जी मिलनी चाहिए हम उसको लें। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, ऊर्जा दक्षता प्राप्त हो जाएगी। और उससे क्या होगा कि जैसे हम 10 किलो कोल से 10 किलो कोल से हम 100 वाट की एनर्जी प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, अब हम जो नई टेक्नोलॉजी के तहत हम क्या करेंगे, 10 कोल से 500 मेगावाट की वाट की एनर्जी प्राप्त करेंगे। तो ये क्या हो गई हमारी दक्षता। और अगर हम तो कम संसाधन का प्रयोग करके हम अधिक एनर्जी प्राप्त करेंगे, यही हम दक्षता। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो ऊर्जा संकट है खत्म होगा कि नहीं,
ऊर्जा संकट मतलब कि मांग, डिमांड और सप्लाई में कमी, ठीक है। तो जो खाई है डिमांड और सप्लाई की, वो कम होगी कि नहीं होगी? बोलिए, होगी। ऐसा ही हर एक क्षेत्र में, चाहे वो ऊर्जा के जो परंपरागत साधन हैं उनके उचित दहन में, उनकी उचित यानी शक्ति को प्राप्त करने में। दूसरा पॉइंट कि जो हम एलईडी के बल्ब जो आज वर्तमान में अब जो कर रहे हैं, तो परंपरागत की जगह हम एलईडी के बल्ब का प्रयोग करेंगे, तो उससे हमारी वो होगी। और किसमें पारेषण, जो पारेषण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो 25% से 40% हमारी जो ट्रांसफर में क्षति हो जाती थी उसको बचाएंगे, तो हमारी जो मांग यानी जो मांग थी वो फुलफिल होगी कि नहीं होगी। और जो 10% से 15% जो भंडारण में, उसको हम अच्छा सा कर लेंगे तो हो जाएगी कि नहीं होगी कि नहीं, ठीक है। तो इस कारण से फिर निष्कर्ष में लिख देंगे कि अगर हम ऊर्जा दक्षता को बढ़ा लेंगे तो हम ऊर्जा संकट का आसानी से निदान हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो उसको पहले फ्रेमिंग, ऐसा क्वेश्चन को फ्रेमिंग करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमारी ऊर्जा दक्षता में कमी है। पहले ऊर्जा दक्षता के कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ऊर्जा दक्षता में कमी कहाँ कहाँ पे है उनके पॉइंट डालेंगे, फिर हम कैसे उन कमियों को यानी जो हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको अलग यानी क्या क्या प्रयास किए गए हैं उनको करेंगे, तो उसके कारण हमारी जो एनर्जी की जो डिमांड है वो यानी उपलब्धता बढ़ेगी तो डिमांड और सप्लाई और डिमांड में जो असंतुलन है वो संतुलित हो जाएगा और हमारा ऊर्जा क्राइसिस खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। ऊर्जा रणनीति से आप क्या समझते हैं और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में कैसे सहायक होंगी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एनर्जी स्ट्रेटजी? हाउ विल इट बी हेल्पफुल ऑफ मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट द फील्ड ऑफ एनर्जी? कैसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे? तो इसके लिए देखिए स्ट्रेटजी का एक ये पार्ट ये भी है, ऊर्जा दक्षता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो इसमें पहले तो स्ट्रेटजी क्या करेंगे कि हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने की अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीतियों को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा की रणनीति। यानी भारत में यानी ऊर्जा की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए या ऊर्जा की सुनिश्चितता करने के लिए जो हम अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीतियां बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा की रणनीति। ठीक है, पहला पॉइंट। फिर इसमें क्या क्या तीन चीज़ें देखी जाती हैं। पहले नंबर तो क्या है कि हम जो ऊर्जा का प्रतिस्थापन कैसे कि हम अभी वर्तमान में अधिकतर क्या है, इसमें तीन चीज़ों पर विशेष बल दिया गया है ऊर्जा रणनीति पे। ऊर्जा रणनीति में क्या क्या, इसी में कॉन्सेप्ट में ही डालेंगे कि पहले नंबर तो हमें ऊर्जा का प्रतिस्थापन करना है। प्रतिस्थापन कैसे करना है कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे बल देना है, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर बल देना है। परंपरागत की जगह गैर परंपरागत, या रिन्यूएबल की पर बल देना है, नॉन रिन्यूएबल की जगह रिन्यूएबल पर बल देना है। पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि हमारे यानी मतलब कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट कि जो हम अभी विदेशों पर निर्भर हैं, ठीक है, उसको हमें जो निर्भरता को जो हम 84% और 65% या 4% जो हमारी यानी वो है, उसको हमें नवीन नीतियों के तहत इसको हमें कम करना है। चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी हो, चाहे वो है बायोफ्यूल हो, ठीक है, इनके द्वारा हमें इसकी कम करनी है, चाहे सोलर एनर्जी हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि हमें एनर्जी दक्षता यानी ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है। तो इनको तीन पार्टों में, इसके लिए फिर हमने क्या क्या किया कि एक तो निष्क्रिय नीति बनाई, निष्क्रिय, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। ठीक है, तीन प्रकार की नीतियां बनाई और जिसके कारण तीन तरह की नीतियां बनाई और जिसके कारण
क्या करेंगे हम, भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में कैसे सहायक होंगी, तो उसको अलग अलग करके कैसे। अब इसमें क्या, जो ऊर्जा रणनीति के क्या है, जो एम है, उद्देश्य हैं जिसके लिए बनाई गई, वही तो इसमें लिखना है। ये बताइए, जो ऊर्जा रणनीति है, जो हमने रणनीति बनाई है, तो इससे क्या होगा, इसी का तो परिणाम होगा कि हम भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो इसके जो एम हैं, उद्देश्य हैं, ठीक है, वही तो उसको आपको फुलफिल करवाएंगे। जैसे एम क्या है, पहले नंबर तो हमें जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनको कोऑर्डिनेशन की कमी है तो संगठनीकरण करवा देंगे, ऊर्जा दक्षता को बढ़ा देंगे, ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करवाएंगे। वो कई प्रकार से, या तो हमारे यहाँ पर जो ऊर्जा के संसाधन हैं हम उनका उचित दोहन करेंगे, या नवीन संसाधन को खोजेंगे। जैसे कि वर्तमान में हम जो पोटामेक वगैरह बना रहे हैं, अंतरिक्ष एनर्जी पे हमने वो किया है, ISA वगैरह को हम वो कर रहे हैं इन सब के द्वारा। और क्या है, यानी अक्षय ऊर्जा को, यानी अपन लक्ष्य दर बाई दर, यानी पहले 175 मेगा यानी गीगावाट, फिर 500 गीगावाट, इस प्रकार से परमाणु ऊर्जा के लिए उचित रणनीति बना रहे हैं। ठीक है, तो जे और क्या करेंगे, परमाणु ऊर्जा हो गई, अक्षय ऊर्जा हो गई, इस पे बल देंगे, दक्षता हो गई, संगठनीकरण, यानी एक संस्था, यानी जैसे मंत्रालय को जो केलकर समिति थी तो उसने क्या कहा था कि एक ऊर्जा, यानी एक कोई मंत्रालय, एक कोई ऐसी संस्था होना चाहिए जो सारे को रेगुलेटेड करे। तो उसमें अपन ने क्या किया कि नवीनीकरण और विद्युत मंत्रालय को एक मंत्रालय इस प्रकार का बनाने की बात चल रही है ना, और कुछ कर दिया गया है। तो उस ऊर्जा का क्या हो रहा है, वहाँ पे संगठनीकरण हो रहा है। ठीक है, उससे क्या होगा कि एक जो यानी जो डेटा है, यानी उचित डेटा यानी उस जनरेट होंगे, कोऑर्डिनेशन होगा। उससे क्या होगा कि जो ऊर्जा की रणनीति और अच्छे तरीके से लागू हो पाएंगी, और जो कि हमें आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएंगी। ठीक है, आपूर्ति, यानी कई चीज़ें योजना के क्षेत्र में या नीति पॉलिसी के क्षेत्र में कैसे करेंगे, आपूर्ति के क्षेत्र में कैसे करेंगे, उत्पादन के क्षेत्र में कैसे करेंगे। अगर जब हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, हम खरीद करेंगे। ठीक है, बाहर से एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट कैसा करेंगे, यानी कम से कम कीमतों पर। जैसे कि अभी वर्तमान में हमने क्या किया कि जैसे कि जो ओपेक देशों ने यानी उसके मूल्य बढ़ा दिए थे, तो हमने किससे फिर हमने स्ट्रेटजी चेंज करके हम आज वर्तमान में किससे सबसे ज़्यादा, यानी जो क्रूड ऑयल किससे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रूस से। ठीक है, तो यही तो इसकी स्ट्रेटजी हुई ना। ठीक, अगर हम जब आपूर्ति नहीं कर पा रहे, यानी उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो खरीदेंगे तो वो उचित यानी स्ट्रेटजी के तहत, यानी कम से कम मूल्य पर खरीदेंगे। तो उसने क्या, हमें रियायती दर पर क्या किया कि जो उसका उत्पादन था, तो अमेरिका वगैरह यूरोपीय देशों ने उसका जो क्रूड ऑयल है वो खरीदने से मना कर दिया, और जो उसके अन्य जो देश हैं तो उनको उससे खरीदने के लिए अगर कहा, उसको चेतावनी भी दे दी। तो भारत ने क्या रूस ने कहा कि तुम हमसे खरीदो, मैं रियायती मूल्य पे दूंगा, तो हमने उससे खरीदा। ठीक है, तो यही तो एक स्ट्रेटजी है ना। आया समझ में कि नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को फुलफिल करेंगे, और जब हम ये करेंगे तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ठीक, उत्पादन के क्षेत्र में, यानी कूटनीति, विदेश के यानी उसके क्षेत्र में, कई क्षेत्र में इसको यानी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तब हम ऊर्जा की जो आपूर्ति है कम वहनीय कीमत पर सबको सुलभ करवा पाएंगे। ठीक है।